अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो हम लोग ज्योग्राफी का कैप्सूल 2 स्टार्ट किए हुए थे जिसका क्लास 1 कंप्लीट हो रखा है। आज हम लोग क्लास 2 करने वाले हैं ज्योग्राफी के कैप्सूल 2 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपका चल रहा है कैप्सूल 2। यहाँ आप जब कवर करेंगे इसको तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के फॉर्मेट में या फिर वन लाइनर जो आप पढ़ते हैं आपके सब चीज़ आपको बन रहे होंगे। लेकिन बनने से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि वहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी है आप उसको मैप में अपने माइंड में उन सारी चीज़ों को फिगर वाइज क्या कर पा रहे होंगे, रीलोकेट कर पा रहे होंगे कि क्या चीज़ें कहाँ पर लिखी गई है। मिनिकॉय लिखी अगर है, 8 डिग्री चैनल लिखी हुई है, 10 डिग्री चैनल लिखी हुई है, डक्कन पैसेज लिखा हुआ है, ये सब चीज़, ग्रेट चैनल अगर लिखा हुआ है, इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ है, इंदिरा कॉइल लिखा हुआ है, गौर माता लिखा हुआ है, की बीथू लिखा है, वारंगू लिखा हुआ है, ये सब चीज़ आपके माइंड में अब मैप के थ्रू घूम रहा होगा क्योंकि हमने कल बहुत अच्छे से कवर किया है भारत की स्थिति। तो एक चैप्टर तो हमारा कंप्लीट है भारत की स्थिति। आज भारत के पड़ोसी देश को भी देखेंगे, थलीय सीमा और साथ के साथ आपका जलीय सीमा कंप्लीट करने का पूरा कोशिश होगा आज। लेकिन सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं बेसिक। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 6 का, जब आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा मानचित्र के नाम से। तो ये मानचित्र चैप्टर को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ ही। देखिए मानचित्र से पहले आपको एक वर्ड आएगा चित्र। आप जब एनसीईआरटी को खोलेंगे तो सेम एज इट इज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मानचित्र और चित्र के बीच के आपको क्या डिफरेंस आना, इन दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा ना, क्योंकि एक में लिखा हुआ है मानचित्र। ध्यान से समझना, इसके डिफरेंस को ही मैं बतला रहा हूँ। मैं दोबारा इसलिए लिखा कि आप इसके डिफरेंस को समझिए। मानचित्र है और एक जगह लिखा हुआ है चित्र। यानी चित्र कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपने कोई स्केल का यूज नहीं किया है, जस्ट यूं ही आपने कोई भी चित्र को ड्रॉ कर दिया। लेकिन मानचित्र कहने का मतलब है यहाँ पर कोई मान रखा है चित्र से पहले, यानी कि आपने जो चित्र बनाया है एक स्केलिंग, यानी कि स्केल को यूज करके आपने क्या किया है, कोई फिगर बनाया, तो उसको आप क्या कह रहे हैं, मानचित्र। तो सबसे पहले आपको यह समझ में आ गया कि मानचित्र और जो चित्र है इनके बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया कि नहीं। मानचित्र कहने का मतलब है, आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि यहां पर एक वर्ड आ रहा है मान। मान को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वैल्यू। यानी कि जो चित्र आपने बनाया है उस चित्र को एक स्केलिंग में एक वैल्यू डाल करके आपने स्केल करके कोई भी चित्र को बनाया है। लेकिन जब हम केवल चित्र की बात करते हैं तो यहाँ आपने कोई स्केलिंग का यूज नहीं किया है, केवल एज इट इज रैंडम वे में आपने फिगर बना दिया, तो आप उसे क्या कह रहे हैं, चित्र। तो चलिए, क्या इसके बीच का डिफरेंस आपका क्लियर हो गया मानचित्र और चित्र के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानचित्र यानी कि मैप, और चित्र, क्योंकि आप जब मैप को देख रहे होते हैं तो वहां पे क्या है, एक स्केलिंग यूज किया हुआ रहता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल सा आप कंसेप्ट को समझिएगा। एक वर्ड आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, पैमाना, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूं कि ये कोई एक घर है, ठीक है ना, इस घर से होम है, ये होम से आपकी जो ऑफिस है ये ऑफिस है, ठीक है ना, ये कोई भी एक ऑफिस है जिसकी दूरी 10 किलोमीटर है। अब इसे मैं एक फिगर वाइज में एक कॉपी में एक पेज में अगर दिखाना चाहूँ तो मैं इसे दिखा रहा हूँ इस प्रकार से। ये होम से ये ऑफिस की जो दूरी है, H फॉर होम, O फॉर ऑफिस, ये है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो आप एग्जैक्ट वे में जब घर से निकलते हैं ऑफिस की जो दूरी मिलेगी वो कितनी है, 10 किलोमीटर है। और आपने इसको जो रिप्रेजेंट किया है, जो आपने मैप में जो रिप्रेजेंट करके दिखलाया है इसके होम से ऑफिस में 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप समझिएगा, ये 5 सेंटीमीटर आपका 10 किलोमीटर के बराबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आप जब घर से ऑफिस के बीच की जब दूरी मापेंगे तो क्या इतना सा ही दूरी होगा, नहीं, लेकिन आपने तो फिगर यही रिप्रेजेंट किया है फिगर में, कॉपी में या पेज में। अब इसको समझते हैं। देखिए, जब आप पैमाना की बात करते हैं ना तो पैमाना इक्वल्स टू क्या होता है, जो आपने वास्तविक, जो आपकी वास्तविक दूरी है या आपकी जो वास्तविक दूरी जो है वो कितनी है आपकी, 10 किलोमीटर है, ठीक है। रेशियो में इसको लिखेंगे, बट्टा में लिखेंगे, जो आपने मानचित्र में दर्शाया है दूरी वो कितना दर्शाया आपने, 5 सेंटीमीटर दर्शाया, ठीक है भाई। यानी पैमाना का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो जो वास्तविक दूरी है, ठीक है ना, जो वास्तविक दूरी है बटे जो आपने मानचित्र में जो दर्शाया है वो रेशियो। तो अब इसका अगर आप रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। यानी पैमाना कितना आया है, 2 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कि आप ये बताना चाह रहे हैं, या फिर मैप जो वहाँ पे करेंगे, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह जब पढ़ते हैं आप, तो वहाँ पर लास्ट में नीचे में एक बॉक्स में लिख दिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 किलोमीटर है।
समझ में आया आपको? यानी कि ये जो पैमाना है हमने कैसे निकाला, जो आपकी वास्तविक दूरी है, घर से ऑफिस की वास्तविक दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है, और जो आपने मानचित्र में जो दर्शाया वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो इसको जब आप डिवाइड किए तो कितना आया, 2। यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो समझ में आया? तो जब इस प्रकार से मैपिंग किया हुआ रहेगा तो नीचे में लिखा हुआ रहेगा स्केलिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 किलोमीटर, या कुछ भी और वैल्यू लिया हुआ रहेगा। अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर अगर लिया हुआ रहेगा, तो जो वो डाटा वह लिया रहेगा, आप समझ जाइएगा कि स्केलिंग से यहाँ पर क्या बताया गया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, मतलब आपको ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मीटर है। तो अगर यहाँ से ऐसे दर्शाया गया है ये आपका 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बताई गई है, मीटर में कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में 5 मीटर है, तो 6 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 30 मीटर। यानी कि यहाँ की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। समझ में आया? तो ये एक पैमाना वाला कंसेप्ट हो गया। अब जैसे कि बड़े बड़े जो घर का आप ड्राइंग बनाएंगे, तो क्या उतना बड़ा ड्राइंग आप एक पेपर में बना पाएंगे? नहीं। तो उसको क्या करेंगे, छोटा करके बनाएंगे। देखिए, दो तरह से फिगर बनता है, ऐसा नहीं माइंड में चलना है कि हम उसे छोटा करके ही हमेशा बनाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको समझाता हूँ, इसको पहले हटा दूँ। देखिए, इसको डिटेल में समझिए, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी बहुत सारी क्लासेस लिया है, तो मैं इसको अच्छे से समझा सकता हूँ। देखिए, एक तो आपको जैसे कि कोई भी घर का आपको क्या करना है, नक्शा बनाना, ठीक है ना। तो आप इसको घर का नक्शा बनाना है एक छोटे से पेपर में, तो इसको क्या करेंगे, छोटा सा दर्शाएंगे। यानी कि इसकी जो यहाँ से यहाँ की जो चौड़ाई है, मान के चलते हैं ये आपका कोई अच्छा खासा लंबाई है, इतनी लंबाई को तो आप यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो मान के चलते हैं इसकी लंबाई है, जस्ट सपोज मैं कर रहा हूँ 200 मीटर है, ठीक है ना, 200 मीटर है। तो इसको मैं सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना इसका पैमाना निकल रहा है, 200/10। यानी इसका मतलब ये है 20। इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर है, 20 मीटर है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखे कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए आप, तो यहाँ पे भी आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मीटर आ गया। यानी 10 सेंटीमीटर जो आपने पेपर में बनाया है, इसका मतलब जो वहाँ पे नक्शा बना के आपने जिस इंजीनियर को दिया वो समझ रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर है, लेकिन एग्जैक्ट जो वो घर बनाएगा उसकी जो ये चौड़ाई होगी, ये चौड़ाई, ये जो आपकी चौड़ाई दिख रही है वो कितनी चौड़ाई होगी, 200 मीटर है। अब ये कैसे पता करेगा, तो जब वो नक्शा बनाया जाएगा तो वहाँ पे नीचे लिख दिया जाता है स्केल जो यूज़ किया गया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 मीटर, इससे वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए कोई छोटा सा इक्विपमेंट बनाना। अब जैसे छोटा सा इक्विपमेंट कहने का मतलब ये नट बोल्ट वगैरह बहुत सारे चीज़ों में यूज़ किया जाता है नट बोल्ट का, कई सारे मशीनों में नट बोल्ट का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, ये नट बोल्ट की जब आप साइज़ देखेंगे, ये छोटा सा नट बोल्ट है। अब इसको आप पेपर में क्या किया जाता है, बड़ा सा आकृति दे करके बनाया जाता है, ताकि उसको इंजीनियर अच्छे से समझ पाए, उसका मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो सके। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को हमेशा ही किसी भी चीज़ को छोटा करके पेपर में दर्शाया जाता है, बड़ा करके भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये माइंड में याद रखना। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं ये चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो मानचित्र क्लियर हो गया, ठीक है। क्या क्या चीज़ें क्लियर हो गया आपका, मानचित्र क्लियर हो गया, चित्र क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने पैमाना क्लियर कर दिया है। पैमाना मैंने क्या बोला, जो आपकी वास्तविक दूरी होती है बटे जो आपने दर्शाया है मानचित्र में, ठीक है ना, जो आपने मानचित्र में दर्शाया वो जो रेशियो आएगा वही आप स्केलिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें क्लियर है। अब मैंने एक अभी वर्ड यूज़ किया था, खाका ढांचा वगैरह हम लोग जो यूज़ करते हैं। तो छोटे छोटे चीज़ों को जब हम बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है ना, या बड़े बड़े चीज़ों को जब हम छोटे करके दर्शाते हैं, जैसे कि मैंने आपको घर को बनाया छोटे करके, मैंने एक पेपर में बनाया, नट को मैंने बड़ा करके इस पेपर में बनाया, तो इसको हम बोलेंगे खाका, या इसी को हम लोग बोलते हैं ढांचा। ये सब मैपिंग आपका एनसीईआरटी का हर एक लाइन में बता रहा हूँ, ठीक है। अब आइए, 2-3 तरह के मानचित्र होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के मानचित्र होते हैं। अभी तक हमने 2 तरह के ही आपने पढ़ा भी होगा। एक आप बोलते हैं फिजिकल मैप, ठीक है ना, फिजिकल मैप बोलते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, भौतिक, ठीक है ना, भौतिक मानचित्र। क्या नाम देते हैं आप इसे, भौतिक मानचित्र का नाम देते हैं, ठीक है भाई। इसे आप क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र। इसका एक और नाम है, ये आपको शायद नहीं पता होगा, इसे हम कहते हैं उच्चावच, उच्चावच मानचित्र। इसे हम क्या कहते हैं, उच्चावच मानचित्र, ठीक है। और एक टाइप होता है आपका एक आपका क्या टाइप होता है, राजनीतिक मानचित्र, ठीक है ना। एक होता है आपका राजनीतिक मानचित्र, यानी इसे हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल मैप। इसे हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल मैप, ठीक है भाई। ध्यान से समझना, ये आपको पता है। अच्छा, ये चीज़ हमें बताइए, जो आपका फिजिकल मैप है,
ठीक है ना। फिजिकल मैप कहने का मतलब क्या है, आपका भौतिक मानचित्र, यानी कि उसे हम और एक नाम से जानते हैं उच्चावच मानचित्र। उच्चावच, और देखिए यहाँ पे समझिए, फिजिकल मैप जब आप मार्केट से लेते हैं तो किस लिए लेंगे, पहले ये समझिए। फिजिकल है यानी कि फिजिकल यानी कि भौतिक, यानी कि नेचर के द्वारा जो चीजें मिली है, जैसे कि पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदियां हो गए, महासागर, ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो कौन सा मैप आपको लेना है, फिजिकल मैप, यानी कि जो नेचर के थ्रू, ठीक है ना, जो नेचर के थ्रू बनाया गया है, जैसे कि पर्वत है, पठार है, मैदान हो गए, नदियां हो गए, समुद्र हो गए, महासागर हो गए, ये सभी चीजें अगर हमें देखनी है तो हम पॉलिटिकल मैप नहीं लेंगे, राजनीतिक मानचित्र नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग क्या लेंगे, फिजिकल मैप लेंगे। इसी हम क्या कहते हैं, उच्चावच मानचित्र कहते हैं। अब आइएगा, एक मानचित्र है आपका राजनीतिक मानचित्र। देखिए नाम में है क्या, राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिक्स यहाँ पे ऐड हो रहा है, पॉलिटिकल मानचित्र है, यानी कि हम और आप मिल करके इस क्या किए हैं, कुछ क्षेत्र का निर्माण किया। जैसे कि अब अभी आपने कल क्लास में आपने देखा भी होगा, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में मैंने बतलाया और लद्दाख के बारे में बतलाया था, ठीक है ना। अब ये क्या था, आपका एक स्टेट हुआ करता था, अब डिसाइड किया गया क्या कि जो गवर्नमेंट है 2019 में इसे क्या कर दिया, यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जिसपे पूरा का पूरा शासन किसका होगा, केंद्र शासन का होगा, ठीक है। अब जैसे कि ये आपका बिहार है, ठीक है ना, ये आपका बिहार है, तो अब कुछ समय के बाद ऐसा वहां पर कुछ भी सर्कमस्टांसेस बनेगा, कुछ राजनीतिक रीजन बनेंगे, कुछ राजनीतिक पार्टियां आएंगे, वहां पर डिसीजन लिया जाएगा कि अब जो है बिहार को दो भाग में बांटा जा रहा है, इसे अब हम कहेंगे बिहार का नाम देंगे, तो इसे हम कुछ और भी नाम दे सकते हैं। जिस प्रकार से बिहार और झारखंड आप देख रहे होते हैं, मैं इसको हटाऊं, देखिए मैप में आइएगा, अगर मैं मैप को दिखाऊं, यहाँ पे मैप मैंने लिया था अभी, ठीक है ना, चलिए मैप नहीं मिल रहा अभी, ये रहा मैप। देखिए बिहार और झारखंड को देखिएगा, यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये आपका जो है, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये आपका बिहार है, ठीक है ना। इस बिहार को आप देख रहे हैं, लेकिन ये पूरा बिहार इस प्रकार से था, ये आप जो बिहार को यहाँ अभी आपने ड्रॉ किया है, ये आपका पूरा बिहार यहाँ तक था, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बना, फिर इस क्या किया गया, ये पूरा जो बिहार था आपका, ये आपका पूरा क्या था, बिहार था ये आपका, ठीक है ना, ये पूरा क्या था, बिहार था। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बना तो इस बिहार का क्या किया गया, पार्टीशन किया गया, यानी कि राजनीतिक कारण, ठीक है ना भाई, क्या बोलेंगे हम इसे, राजनीतिक कारण कहेंगे। अब इस राजनीतिक कारण के मतलब मैंने ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब कुछ पॉलिटिक्स ऐसे आए, एक मिनट भाई, क्या हो गया यार, चलिए ठीक है। तो अब ये राजनीति के कारण क्या किया गया, बिहार का बंटवारा कर दिया गया। बिहार का बंटवारा कैसे हुआ, तो इसे हम दो स्टेट में बांट दिए, एक ऊपर में हम इसे क्या कहें, बिहार कहे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका बिहार और ये हो गया आपका झारखंड। तो आपको जितना भी स्टेट दिख रहा है, जम्मू एंड कश्मीर ये हो गया आपका, ये लद्दाख हो गया, इधर आपका गुजरात हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, इधर आएंगे आपका कर्नाटक हो गया, ये आपका केरल हो गया, ये गोवा हो गया। तो जो भी स्टेट है, यानी कि जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप उसे कहाँ देखेंगे, किस मैप में देखेंगे, तो आप क्या कहेंगे, उसे हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल मैप में, यानी कि राजनीतिक मानचित्र में देखेंगे। ये तो दो चीज़ें आपको क्लियर है। अब इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ, ये जो आप भौतिक मानचित्र को देखते हैं या उच्चावच मानचित्र को देखते हैं, इसमें मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बोला पर्वत, पहाड़ हो गया आपका, नदी हो गया, सागर हो गया, समुद्र हो जाएंगे आपके, पठार हो जाएंगे आपके, महासागर है, ये सभी चीज़ें क्या मिलेगा आपको, फिजिकल मैप में। अब आप जब पहाड़ को बना रहे होते हैं तो आप पहाड़ को इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये पहाड़ तो अगर आप, ये तो आपने किस में बनाई है, आपने 2D फिगर आपने बनाया है भाई, क्लियर है ना, 2D फिगर बनाया आपने, लेकिन एक्चुअल वे में क्या है, ये आपका इधर इस पहाड़ की चौड़ाई तो इधर भी होगी ना, यहाँ तक ये चौड़ी इधर है, इधर भी पूरी यहाँ तक चौड़ी होगी, इधर कुछ कम चौड़ी हो सकती है कि नहीं। तो इसे हम क्या कर पाएंगे, 3D में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए कई सारी विधियां अपनाई गई, ठीक है ना, इसके लिए कई सारी विधि है, मेनली 3 विधि आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया, जो आपके सवाल बनता है यहाँ से। मैंने क्या कहा, जो आप फिजिकल मैप के बारे में मैंने आपको बताया, यानी कि भौतिक मानचित्र, जहां पे हम पर्वत, पहाड़, नदी, सागर, समुद्र, पठार, महासागर को दर्शाते हैं। तो एक सिंपल सा, अगर आप पर्वत का जब आप फिगर बना रहे इस प्रकार से, तो आपका ये जो पर्वत क्या इस प्रकार से नहीं, ये पर्वत तो इस प्रकार से इधर भी तो चौड़ी फैली हुई होगी ना, होगी कि नहीं ये बताइए, इधर भी चौड़ी इस प्रकार से फैली होगी। तो इसे 2D में रिप्रेजेंट करना काफ़ी मुश्किल है, 3D में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा भाई। 2D 3D कहने का मतलब क्या है, आपको समझ में आ रहा है, जैसे 2D हो गया 3 डायमेंशनल, 3D हो गया 3 डायमेंशनल, यानी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है,
लेकिन यहाँ आपका एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, आपका जेड एक्सिस भी है। मतलब यहाँ पर एक एक्सिस आपका क्या है, मिसिंग है। जैसे कि आप यहाँ पर आप वर्टिकल आप इस तरह से आपने सुला दिया, इसको एक्स एक्सिस आपने कह दिया, ये आपका वाई एक्सिस है। अब जेड एक्सिस को मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो इस पेपर में मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ जेड एक्सिस, लेकिन ये जेड एक्सिस 3D में जब आप देखेंगे, इस जेड एक्सिस को जब आप 3D में देखेंगे तो ये जेड एक्सिस इस प्रकार से यहाँ से ऊपर निकलेगा, ये जो स्क्रीन है इससे ऊपर निकलेगा। समझ में आ रहा ना आपको? तो इसको ऊपर में हम क्या कर पाएंगे, इस तरह इससे ऊपर जो हमको निकालना है, यानी कि इस पॉइंट में मैं एक अगर डंडा खड़ा करूं तो इस प्रकार से परपेंडिकुलर खड़ा होगा, यहाँ पे एक्स वाई के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। तो उसको हम क्या कर पा रहे हैं, इसमें देखिए ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक पेपर है, 2D है, तो 2D को 3D में रिप्रेजेंट करना काफ़ी मुश्किल है। उसी प्रकार मैंने बताया कि ये जो पहाड़ है, तो ये पहाड़ तो ऐसा तो नहीं ना, इसकी चौड़ाई तो इधर भी फैली होगी, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी कई सारी विधियाँ होती है, यानी कि इसकी 3 विधि आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। उस तीन विधि को आपको मैं बतला देता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला विधि, ये नाम पहले आप सुन लीजिए, पहला ये सभी चीज़ें आपके लिए नाम नहीं होगी, ये विधि मैं लिख दे रहा हूँ। ये विधि किस लिए है, ताकि आप 2D को 3D में रिप्रेजेंट कर सके, यानी आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे कितना ज़्यादा चौड़ा है, कहाँ पे कितना कम चौड़ाई है इसकी। तो एक विधि होती है जिसे हम कहते हैं हेस्यूअर विधि, ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, हेस्यूअर विधि। ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं, आप 10th की एनसीईआरटी ओपन करेंगे आपको मिल जाएगा। इस विधि का जो विकास किया गया था, पहले तो आपसे ये पूछेगा किसने किया था, तो लहमान साहब ने किया था, ये नाम आपको याद रखना है, किसने किया था, लहमान ने किया था। अब इसने क्या किया था, इसने बताया था कि जो आपकी चौड़ाई है, जहाँ ज़्यादा चौड़ाई है, जहाँ कम चौड़ाई है, उसके लिए हम महीन लाइन का यूज़ करेंगे। क्या लाइन का यूज़ करेंगे, महीन लाइन का यूज़ करेंगे अगर ज़्यादा चौड़ाई होगा, और अगर कम चौड़ाई होगा तो हम खंडित, इस प्रकार से खंडों में बटा हुआ लाइन का यूज़ करेंगे, यानी कि खंडित रेखा का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हेस्यूअर विधि आपको समझ में आ गया। अगर देखिए इस प्रकार से बनाया गया है फिगर, ठीक है, और एक महीन लाइन यहाँ से इधर दिखाया गया है, इस प्रकार से महीन लाइन, और यहाँ से डॉटेड डॉटेड लाइन दिखाया गया है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो चौड़ाई होगी इस पहाड़ की यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जो चौड़ाई होगी कम है, क्योंकि महीन ज़्यादा चौड़ाई को बता रहा है, खंडित क्या बता रहा है आपको, कम चौड़ाई। तो ये विधि क्या है, हेस्यूअर विधि है। इसको जो खोज किया था या इस विधि को बताने वाले कौन थे, लहमान साहब थे। इसमें क्या यूज़ किया गया, देखिए ये आपका एनसीईआरटी में अब जब खोलेंगे ना तो सवाल है, महीन और खंडित रेखा। तो हेस्यूअर विधि में हम किस रेखा का यूज़ करते हैं, ऐसा सवाल मिलेगा, तो महीन रेखा और खंडित रेखा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आइए दूसरी विधि को देखते हैं। दूसरा क्या विधि है, पहला विधि क्लियर हो गया, दूसरा विधि है पर्वत छायाकरण विधि, ठीक है ना। दूसरा क्या विधि है, पर्वत छायाकरण विधि। दूसरा क्या है, पर्वत छायाकरण विधि। इसका मतलब क्या आपको समझ में आना चाहिए। पहले देखिए इसको भी हम समझाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, आपका एनसीईआरटी क्या बोल रहा है इसमें ये कहा, इसमें मेनली देखिए 2 डायरेक्शन आपको याद रखना है, एक तो आपको उत्तर और एक याद रखना है आपको पश्चिम, ठीक है ना। यानी कि एक आपको याद रखना है नॉर्थ और एक याद रखना है आपको वेस्ट। ये डायरेक्शन एकदम याद रखिएगा, यही डायरेक्शन से ही आपका सवाल बन जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि उत्तर और पश्चिम से, देखिए पहले दिशा को आप समझिए, एक दिशा को मुझे पहले बता देना चाहिए। इस पॉइंट से अगर हम डायरेक्शन ले तो ये क्या है आपका नॉर्थ है, इसके नीचे क्या होगा आपका साउथ होगा, और इसके जस्ट इस साइड को हम क्या कहेंगे, ईस्ट कहेंगे, और इस साइड को हम क्या कहेंगे, वेस्ट कहेंगे। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। यहाँ से भी सवाल आपका बनता है। यहाँ से क्या सवाल बनता है कि आपसे पूछा जाएगा कि प्रधान दिग बिंदु है, तो ये जो 4 आपको पॉइंट जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं प्रधान दिग बिंदु, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, प्रधान दिग बिंदु, ठीक है, दिग बंधु, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रधान दिग बिंदु। यानी कि कौन कौन सा दिशा, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ये 4 जो दिशा है इसे हम क्या कहते हैं, प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। ये 4 मुख्य दिशाएं जो होते हैं प्रधान दिग बिंदु कहलाते हैं। और एक वर्ड आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, दिक् सूचक। देखिए इसमें मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार से बना हुआ रहता है सुई, इसमें इस प्रकार से। ये जो मैग्नेट बना हुआ था ये केवल 2 डायरेक्शन को ही बताता है, एक तो नॉर्थ और एक आपका साउथ को, ठीक है ना। नॉर्थ और साउथ दिशा को ही बतलाता है। ये सुई जिधर जाएगी, अगर ऊपर जा रही है तो नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर नीचे जाएगी तो साउथ डायरेक्शन है। तो दिक् सूचक में याद रखिएगा, ये जो है मुख्य दिशा का पता लगाता है। मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, मुख्य दिशा मतलब नॉर्थ एंड साउथ दिशा का पता लगाने के लिए हम लोग ये दिक् सूचक का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम इस प्रकार से लाइन खींचेंगे तो ये कौन सा दिशा आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा, ठीक है, ये आपको पता होगा, रीजनिंग का पार्ट है। ये वाला कौन सा दिशा आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा।
ये कौन सा दिशा आएगा, साउथ वेस्ट आएगा, और ये कौन सा दिशा आएगा, साउथ ईस्ट आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रधान दिग बिंदु कौन सा है, तो 4 दिशा आपको याद रखना है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। दिक सूचक की अगर बात की जाएगी तो दिक सूचक में आप क्या कहेंगे, दो दिक सूचक का काम क्या है, देखिए दिक सूचक का काम कुछ अलग नहीं है, ये भी दिशा को ही बतलाती है, लेकिन मेनली नॉर्थ और साउथ दिशा को बतलाती है, जो चुंबकीय मैग्नेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे पर्वत छायाकरण विधि, दूसरी जो विधि है, जो हम 2D को 3D में रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या बताया गया है इस विधि में, पर्वत छायाकरण विधि में, इसमें ये बोला गया है, इसमें कहा गया है कि उत्तर पश्चिम से पहाड़ पर, जैसे ये पहाड़ की अगर हमें चौड़ाई बतलानी है, ठीक है ना, तो उत्तर पश्चिम से पहाड़ पर हम क्या कहेंगे, एक लाइट, ठीक है ना, लाइट इंसिडेंट करेंगे। प्रकाश देने पर क्या होगा, उसका जहां परछाई बनेगा, ठीक है ना, जहां पर जो परछाई काफी ज्यादा डार्क होगी, ज्यादा डार्क होगी, इसका मतलब वो है, इसका मतलब वहां पे जो चौड़ाई है काफी ज्यादा चौड़ाई है, मतलब जब परछाई काफी ज्यादा गहरा गहरा होगा, ठीक है ना, काफी ज्यादा डार्क होगा, इसका मतलब वहां पर क्या है, चौड़ाई पहाड़ की काफी ज्यादा होगी, चौड़ाई ज्यादा होगी। और जहां काफी हल्का होगा परछाई, यानी कि वहां की चौड़ाई क्या होगी, काफी कम होगी। क्लियर है भाई, ये हो गया पर्वत छायाकरण विधि। अब अंतिम विधि एक आपको याद रखना है, जिसे हम कहते हैं तल चिन्ह विधि। ये आप लोग काफी यहाँ से फेमिलियर भी होंगे इस विधि से, जिसको हम क्या कहते हैं, तल चिन्ह विधि। इसमें क्या आपने सुना होगा, या आपने जब ट्रेन से आप जाते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलता है, पढ़ते भी होंगे, समुद्र जो है, समुद्र के तल से जो ऊंचाई वहां पे लिखी जाती है, इसकी समुद्र के तल से ऊंचाई है इसकी 125 मीटर इस पुल की। तो देखिए समुद्र तल से, यानी कि कोई एक तल होगा, और कौन सा तल होगा, तो समुद्र तल, क्योंकि पृथ्वी की जो सबसे नीचे जो तल है वो क्या है, आपका समुद्र ही है। चाहे आप महासागर बोल लीजिए, चाहे आप सागर बोल लीजिए, ये सभी जो है आपका सबसे निचला तल है, और यहाँ से जो हाइट आप मेजर कर रहे हैं इसे हम कहते हैं तल चिन्ह विधि। यानी कि ऐसा नहीं है कि समुद्र से नीचे महासागर है, महासागर के नीचे सागर है, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों एक लेयर में है, सागर हो चाहे महासागर हो चाहे समुद्र, ये तीनों एक ही लेयर में स्थित है, तीनों का लेवल क्या है, स्तर क्या है, एक ही है। और यहाँ से जो मेजर कर रहे हैं हम इसको कहते हैं तल चिन्ह विधि। क्लियर है, तल चिन्ह की सहायता, यानी कि इस विधि से, इस विधि की सहायता से आप किसी भी स्थान की क्या कर सकते हैं, ऊंचाई को माप सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, स्थानिक ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना, हम इसे एक वर्ड यूज करते हैं, स्थानिक ऊंचाई। ये वर्ड याद रखिएगा, स्थानिक ऊंचाई, ये वर्ड ही आपका एमसीक्यू में मिलता है, स्थानिक ऊंचाई। तो भाई ये हो गया आपका पूरा का पूरा मैप का कंसेप्ट। और कल मैंने आपको ये भी बतलाया था अस्तर रंजन के बारे में। अस्तर रंजन का मतलब मैंने आपको क्या बतलाया था, अस्तर रंजन के बारे में मैंने आपको ये बतलाया था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, चित्र में रंगों का यूज करते हैं। और रंगों का यूज में मैंने आपको बतलाया था, पहाड़ अगर आप बना रहे हैं तो आपको मैप में देखने को मिलेगा बादामी कलर, और यही बादामी कलर को हम क्या कहते हैं, भूरा कलर कहते हैं। अगर आपको कोई पेड़ बनाना है, ठीक है, अगर आपको कोई पेड़ बनाना है, कोई वृक्ष आपको बनाना है, तो आप उसके लिए कौन सा कलर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई पेड़ दिखाना है या फिर आपको कोई मैदान दिखलाना है तो इसके लिए आप हरा रंग का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर आपको बर्फ दिखलाना है तो आप कौन सा कलर यूज करेंगे, उजला कलर यूज करेंगे, ये कल हमने बतलाया था। अगर आपको जल दिखलाना तो इसके लिए आप कौन सा कलर यूज करेंगे, नीला कलर यूज करेंगे। अगर आपको पठार दिखलाना है तो इसके लिए आप पीला कलर यूज करेंगे। बस इतना आपको याद रखना है ये सब चीजें, ठीक है भाई। तो ये पूरा मानचित्र का आपका एनसीईआरटी का 10th क्लास का पूरा चीज मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब आइए भारत के पड़ोसी देश को क्लियर करते हैं। अब आपको काफी समझ में आएगा ये। अब आप बतलाइए कि यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि मैं आपको क्या बतलाने जा रहा हूं, इस पे आप थोड़ा सा गौर करिएगा और आपसे जो अब मैं सवाल कर रहा हूं वो बताते चलिएगा। यहां मैं आपको बतला रहा हूं कि भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं भाई। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा मैप यूज करेंगे, पॉलिटिकल मैप यूज करेंगे यानी कि राजनीतिक मानचित्र यूज करेंगे, या फिर आपका फिजिकल मैप यूज करेंगे। अच्छा एक मैप और आपका बताना भूल गया मैंने, यहाँ पे एक मैप के बारे में मुझे और बताना था। 3 टाइप्स होते हैं, एक तो आपका हो गया फिजिकल मैप हो गया, एक हो गया राजनीतिक मानचित्र हो गया, और एक मैप और है आपका, ये बहुत एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन भी आपको मिलेगा यहाँ से, जिसको हम लोग नाम देते हैं थीमेटिक मानचित्र। ठीक है ना, यहाँ से सवाल डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, थीमेटिक मानचित्र। अब ये सब आपको कहीं भी लूसेंट वगैरह ये सब में नहीं मिलेगा, ये सब एनसीईआरटी में मिलेगा। यहाँ पे क्या अगला मानचित्र मैंने आपको बतला दिया, थीमेटिक मानचित्र। अब ये थीमेटिक मानचित्र क्या है इसको समझिए। यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश में दिखाऊं इस प्रकार से लिखे थीमेटिक, थीमेटिक यानी कि इसको मैं और भी अगर हटा दूं इस वर्ड को,
टिक को हटा दो, क्या आ रहा है, एक थीम आ रहा। यानी कि आपने जो मानचित्र बनाया ना उसमें कुछ थीम आप दिखा रहे हैं, ठीक है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, उस मानचित्र में कुछ आप थीम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसका आप नाम को अब समझ में आएगा, अब धीरे धीरे अब और समझ में आएगा। जैसे अगर आपको सड़क बनाना है तो अब सड़क को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करें, एक जो मानचित्र सड़क को आप दिखाएंगे, या वर्षा अगर हो रही है, ठीक है ना, तो आप ऐसे ऐसे वर्षा करके दिखाएंगे तो एक थीमेटिक बना करके चीजों को दिखा रहे हैं। आप रास्ता को दिखा रहे हो तो इस प्रकार से आप रास्ता को दिखा रहे हैं, है कि नहीं भाई। अगर आपको कोई वन को दिखाना तो आप इस प्रकार से वन को बना रहे हैं, तो एक थीम बना रहे हो, तो ये सब थीमेटिक मानचित्र हो गया। कोई उद्योग दर्शा रहे हैं तो यहाँ से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपका बना हुआ ये चिमनी बना हुआ, इस प्रकार से यहाँ से धुआं निकल रहा है, तो ये सभी थीमेटिक मानचित्र है। तो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वर्षा का संबंध किस मानचित्र से है, थीमेटिक मानचित्र से है या वार्षिक पॉलिटिकल मानचित्र से है या फिर फिजिकल मानचित्र। तो वर्षा की को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक थीम से, तो थीमेटिक मानचित्र हो गया, वन हो गया, उद्योग हो गया। तो जो एनसीईआरटी का लिखा हुआ मैं सब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, आपका वन, उद्योग, वर्षा को आप दिखा रहे हैं, वन हो गया, उद्योग हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, सड़क का मानचित्र हो गया, ये सभी आपके थीमेटिक मानचित्र होते हैं, सड़क, वर्षा, वन, उद्योग। ठीक है भाई, यहां तक चीजें क्लियर है भाई। चलिए दिशा भी मैंने बता दिया, नॉर्थ वगैरह सब कुछ बता दिया। चलिए ठीक है, अब आइए भारत में मैंने आपको बताया कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। कितने राज्य हैं, तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं। कितने यूनियन टेरिटरीज है, तो 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो इसके लिए आप पॉलिटिकल मैप यूज करेंगे या फिर फिजिकल मैप यूज करेंगे या फिर आप थीमेटिक मानचित्र का यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, राज्य को रिप्रेजेंट करना है तो राज्य का भाई डिवीजन पॉलिटिक मैनर है, यानी कि ये सब पॉलिटिकल मैप के अंदर आएगा। चलिए ये तो आपको अब क्लियर हो गया। तो जब भी अब आप मैप खरीदने जाएंगे तो आपको अब ये समझ में आना चाहिए कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कि अगर आप पर्वत, पहाड़, नदियां पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आप कौन सा मैप लेंगे, फिजिकल मैप लेंगे। और अगर आपको राज्यों के बारे चीजें अध्ययन करनी है तो इसके लिए आप कौन सा मैप लेंगे, तो इसके लिए आप मतलब अगर आप अफ्रीका कंटिनेंट पढ़ रहे हैं तो अफ्रीका में अगर आपको सारे देश को देखना है तो उसके लिए आप पॉलिटिकल मैप लेंगे। लेकिन अगर आपको अफ्रीका में ये देखना है कि कहाँ कहाँ कौन सा पर्वत है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिजिकल मैप को लेंगे। ठीक है भाई। चलिए अब भारत में जो 28 राज्य हैं, मैं उन सारे 28 राज्यों को पहले मैं आपको दिखला देता हूं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैप आपके माइंड में घूमना चाहिए, जब तक ये नहीं घूमेगा तब तक आप रटेंगे, और जब इसको आप माइंड में घुमा लेंगे तो चीज़ें आपको फिर याद नहीं करना पड़ेगा। एक एक करके सब याद करते चलेंगे। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देखना। देखिए यहाँ से आप जब देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको फिगर बना रहा हूँ, ये जो फिगर बन रहा है आपका लद्दाख का, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र आपका लद्दाख है। देखिए ये आपका लद्दाख है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस फिगर के पास मैं एक फिगर और ले आऊँ इसके साथ में इस फिगर को, तो ज़्यादा सही होगा। 1 मिनट कोशिश करता हूँ इसको लेके जाने का। चलिए देखते हैं जाता है या नहीं ये। तो यहाँ पे देखिए सारे आपको मैं स्टेट दिखाना चाह रहा हूँ कि आप एक बार सारे स्टेट को फील कर पाएँ। ठीक है ना भाई, सारे स्टेट अगर आपके माइंड में अगर चलेगा तो जा करके चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आएगी। कहाँ चला गया भाई, चलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये, आई डोंट थिंक सो कि ये हो पाएगा। चलिए वो नहीं आ पा रहा, कोई नहीं, चलिए यहीं से हम लोग लेते हैं इसको, यहीं पे हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए 28 राज्य को यहाँ पे आपको समझना है भाई, ठीक है ना। 28 राज्य को यहाँ पर आपको समझना होगा। 28 राज्य कहने का क्या मतलब है, देखिएगा 28 राज्य कहने का क्या मतलब है, यानी कि आपको यहाँ पर 28 राज्य को अपने माइंड में दौड़ाना है पूरा का पूरा अच्छे से। और 8 यूनियन टेरिटरीज, कल आपको यूनियन टेरिटरीज के बारे में मैंने बताया था, 8 यूनियन टेरिटरीज। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये आपका लद्दाख है। ये आपका जो ये पूरा एरिया जो दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका लद्दाख है। ठीक है ना, ये जो ग्रीन कलर आपको पूरा दिख रहा है ये क्या है, लद्दाख है। लेकिन लद्दाख में भी कुछ जो क्षेत्र है लद्दाख का, यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये आपका पीओके ने ऑक्युपाई कर रखा है, यानी पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यानी कि लद्दाख का ये वाला, यहाँ से ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, लद्दाख का आप देख लिए ये वाला जो क्षेत्र, यानी कहने का मतलब ये है कि लद्दाख का यहाँ से जो आप येलो कलर का जो क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र पे किसका अधिकार हो गया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं किसका अधिकार हो गया, तो पाकिस्तान ने अधिकार करके रखा हुआ है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है भाई, चीज़ें क्लियर है। तो अब आपका लद्दाख क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आइए जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि यहाँ से ये वाला आपका पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे ये आपका क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये आपका पंजाब हो गया है,
इसके बाद ये आपका पूरा का पूरा बड़ा सा जो आपको स्टेट एक दिख रहा है, ये हो गया आपका राजस्थान हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका राजस्थान हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बाद आपको मैं बतलाता हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में। राजस्थान हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया। इधर से एक मिनट भाई, मैप को अच्छे से, ये आपका पूरा का पूरा ये आपका राजस्थान हो गया, ठीक है। ये आपका राजस्थान हो गया है यहाँ से यहाँ तक। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कौन सा स्टेट है तो यहाँ पे नहीं लिखा गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इस स्टेट का नाम भी, ताकि आपको याद रहे। पंजाब, ये आपका, इसको हटाता हूँ, ये हो गया आपका पंजाब हो गया। इसके नीचे आपका हरियाणा, ठीक है ना, HAR लिख दिया हूँ, यानी कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा स्टेट है, तो हरियाणा, ठीक है भाई। तो ये आपका पूरा का पूरा ये हो गया आपका हरियाणा। हरियाणा के जस्ट पास ही आपका क्या स्थित है, ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका दिल्ली, ठीक है। ये क्या हो गया आपका दिल्ली हो गया, ठीक है। और जस्ट यहाँ पर आप जो देख रहे हैं पंजाब के पास, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा हटाऊँ, देखिएगा, क्योंकि चंडीगढ़ जो आपको कल मैंने आपको दिखलाया था, ये देखिएगा यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर देखिएगा, मैं येलो कलर से दिखाऊंगा, यहाँ पे आपका जो है चंडीगढ़, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका चंडीगढ़ हो गया, ये हो गया आपका चंडीगढ़, क्लियर है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा हिमाचल प्रदेश है, ये आपका पूरा लद्दाख था, ये आपका पूरा एरिया, ठीक है, ये लद्दाख हो गया। इधर हिमाचल प्रदेश, ये आपका उत्तराखंड हो गया, ये आपका हरियाणा हो गया, ये आपका हरियाणा है। इधर हरियाणा से जस्ट इधर आप देखेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया है। यहाँ पे आपका बिहार ये दिख रहा है, ठीक है भाई। अब उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे आपको क्या मिल रहा है, ये आपका मध्य प्रदेश मिल रहा है। ये आपका पूरा स्टेट क्या हो जाएगा, ये आपका गुजरात हो गया। गुजरात के जस्ट नीचे आएंगे तो ये आपका पूरा का पूरा ये आपका महाराष्ट्र हो गया। और महाराष्ट्र के जस्ट नीचे ये आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। और यहाँ पे छोटा सा जो स्टेट देख रहे हैं, ये आपका गोवा है। और ये जस्ट आपका केरल हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपका तमिलनाडु। इधर से चलेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश और ये आपका तेलंगाना हो गया। यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश ये पूरा है। और ये जस्ट आपका ये पूरा उड़ीसा हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ और ये आपका झारखंड है, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए यहाँ से वेस्ट बंगाल से देखना है इंपॉर्टेंट इस फिगर को, और ध्यान से देना, क्योंकि पड़ोसी राज्य जब आप पढ़ेंगे, पड़ोसी देश जो आप पढ़ेंगे, वहाँ पे इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ध्यान से देखना। देखिए ये जो आपको मैप यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल है स्टार्ट, ठीक है ना। ये आपका पूरा का पूरा जो मैं मैप दिखा रहा हूँ, ये आपका वेस्ट बंगाल का मैप है। ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है ना। ये कौन सा स्टेट है, ये आपका पूरा वेस्ट बंगाल है, ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपका वेस्ट बंगाल है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका कौन सा स्टेट है, ये आपका सिक्किम स्टेट है। ये कौन सा स्टेट है, तो आपका ये सिक्किम स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया। अब पूर्वी जो आपके राज्य हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है। तो यहाँ से अब ये जो आपका ये स्टार्ट हुआ है, ये आपका कौन सा स्टेट है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। ये कौन सा स्टेट है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपका, एक मिनट भाई, इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको देखना है असम। तो असम को अगर मैं दिखाऊं तो देखिए ये आपका जो स्टेट है, यहाँ से यहाँ जो बाउंड्री आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये हो गया आपका असम, ठीक है। ये देखिए ये हो गया आपका असम। इसके जस्ट नीचे ये हो गया आपका मेघालय। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मैं येलो कलर अगर कर दूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका त्रिपुरा, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ये हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हो गया आपका N4 हो गया आपका नागालैंड। और नागालैंड के जस्ट ये नीचे आपका ये हो गया आपका ये मणिपुर, ठीक है, ये मणिपुर। और ये हो गया आपका मिजोरम। तो अभी आपका पूरा स्टेट पूर्वी मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, चलिए। ये आपका क्या है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को आप देखिए एक बार अच्छे से, तो ये आपका पूरा का पूरा ये आपका वेस्ट बंगाल है। ध्यान से रखना है, क्योंकि यहाँ से नेबरिंग कंट्री आपको पूछा जाता है, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। ये आपका क्या है, ये सिक्किम है, ठीक है। ये आपका पूरा वेस्ट बंगाल ही है। अगर वेस्ट बंगाल को और अच्छे से मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये आप पूरा जो देख रहे हैं इस प्रकार से, ये आपका पूरा वेस्ट बंगाल ही है, ठीक है ना। ये आपका पूरा वेस्ट बंगाल ही है। ये आपका क्या है, सिक्किम है, ये आपका सिक्किम हो गया। इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है ये आपका, ठीक है। उसके बाद ये आपने देख लिया, ये आपका असम हो गया, ये आपका मेघालय हो गया। इधर आपका नागालैंड है, ये आपका मणिपुर हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका असम हो गया, ये मेघालय हो गया। उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं मिजोरम हो गया, और ये आपका त्रिपुरा हो गया। क्लियर है भाई, स्टेट आपका क्लियर है। कल आपका यूटी मैंने क्लियर कर दिया था। 8 यूटी आपको याद होना चाहिए। 8 यूटी क्या आपको याद है या नहीं बताइएगा। 8 यूटी मैंने यहाँ पे लिखा भी था, एक बार मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैंने आपको बताया था नई दिल्ली के बारे में, ठीक है भाई।
नई दिल्ली के बाद मैंने आपको चंडीगढ़ बताया था। चंडीगढ़ में मैंने आपको क्या बताया है, शायद 8 यूनियन टेरिटरी मैंने नहीं करवाया, ठीक है ना। देखिए यूनियन टेरिटरी कहने का मतलब क्या, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने करवाया कि नहीं, खैर कोई बात नहीं। चलिए यूनियन टेरिटरीज कहने का मतलब क्या है समझिएगा। नाम यूनियन टेरिटरीज है, हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, हिंदी में यूनियन टेरिटरीज को कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। नाम को ही क्लियर करना है आपको, नाम में आ रहा है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। नाम में क्या आ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि केंद्र का क्या होगा, शासन होगा। सिंपल सा कंसेप्ट समझना है, यहाँ पे शासन किसका होगा, केंद्र का शासन होगा। केंद्र का शासन कहने का मतलब तो केंद्र यानी कि प्राइम मिनिस्टर, तो क्या प्राइम मिनिस्टर ये सारे के सारे 8 यूटी पे आएंगे, 8 यूनियन टेरिटरीज में आएंगे, नहीं ऐसा नहीं। 8 यूनियन टेरिटरीज को समझ लेते हैं, कल मैंने नहीं किया था, मुझे याद आ गया है। केंद्र शासित प्रदेश जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी केंद्र का शासन वाला प्रदेश है। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए क्या होता है ना कि इसमें भारत सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। अब भारत सरकार यानी कि प्राइम मिनिस्टर, तो अब ऐसा नहीं कि ये सारे के सारे 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री क्या करेंगे, उसका देखभाल करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, भारत सरकार नियुक्त करते हैं, ठीक है ना। भारत सरकार क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की, यानी कि ये राज्यपाल के कंट्रोल में ये आपका प्रदेश काम करता है। जो अब एक इनडायरेक्टली देखिए केंद्र का शासन हुआ कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है, क्या कोई आम जनता चुन करके भेज रही है, नहीं, इसे कौन चुन करके भेज रही है, तो केंद्र सरकार। तो अब ये राज्यपाल कैसे काम करेगा, जो आपकी भारत सरकार कहेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर अभी आपके मोदी जी हैं, जो अभी स्कीम लाएंगे, जैसे भी जो भी चीजें करना होगा, जो भी कानून इंप्लीमेंट करना है, उनके अकॉर्डिंग होगा। यानी कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये किसका शासन इन सारे 8 के 8 क्षेत्र पे होगा, तो केंद्र सरकार का होगा। अब ये 8 यूटी को अब हम कैसे ये डिसाइड करेंगे ना कि कौन सा क्षेत्र यूनियन टेरिटरी है। बिहार को हम अब यूनियन टेरिटरी क्या बना सकते हैं, अभी इसको क्या दर्जा, राज्य का दर्जा है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि बिहार को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया जा सकता। देखिए भारत एक संघात्मक देश है। संघात्मक देश कहने का मतलब ये कि राज्य के पास कुछ विषय हैं जिसके पास पावर दिया गया कि उस विषय पे अपना कानून बनाने का अधिकार है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर आपका केंद्र सरकार ही क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। और एक समवर्ती सूची है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में मैंने बताया भी था कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसमें सत्ता का जो प्रशासन चल रहा था उसके पावर को क्या किया गया था, बाइफर्केट किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनियन लिस्ट में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। तो कुछ ऐसे विषय रखे जाते हैं जिस पे राज्य का अधिकार होता है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पे केंद्र का अधिकार होता है, और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसको समवर्ती सूची में रखते हैं, यानी कि दोनों का पावर होता है, राज्य और केंद्र दोनों का होता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, अगर भूमि की बात करते हैं, जैसे कि कोई भी भूमि है राज्य में, तो उस भूमि पे किसका अधिकार है, केंद्र का नहीं, वहां के राज्य सरकार का पूरा अधिकार होता है। लेकिन अगर आप न्यू दिल्ली की बात करते हैं, तो न्यू दिल्ली क्या है, पहले ये बताइए, ये आपका स्टेट है, नहीं, ये क्या है, आपका एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ की जो भूमि है किसके अंदर अब आ गई, केंद्र के अंदर आ गई, यानी कि भारत सरकार के अंदर आ गई। तो भारत सरकार जब चाहेगी, जहां भी चाहेगी कि न्यू दिल्ली के जिस भी भूमि में अपना ऑफिस बनाना, अपना कार्यालय बनाना, वो बना सकती है। लेकिन अब ये अगर बिहार में ऐसा सोच ले, अगर ये झारखंड में सोच ले, तो केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। ये सबसे पहले झारखंड में जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वहां पे क्या करेंगे, लेटर भेजेंगे कि भाई हमको इतना भूमि चाहिए, ये ऑफिस बनाना या कुछ भी काम करना। तो अब यह डिपेंड करता है वहां की सरकार के ऊपर, उस राज्य सरकार के ऊपर, अब वो देना चाहती है या नहीं। अगर अपोजिशन अगर सरकार है तो भाई एकदम सा मिलना मुश्किल ही है। क्लियर है ना भाई। तो अब इसीलिए अगर हम न्यू दिल्ली को यूनियन टेरिटरी से हटा के अगर हम स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर हम इसको राज्य का दर्जा दे देते हैं न्यू दिल्ली को, तो क्या होगा, कोई भी काम करना होगा तो प्राइम मिनिस्टर को, जो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में कुछ भी करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, न्यू दिल्ली में जो सरकार होगी उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। अगर अभी संसद का आपने देखा जो निर्माण हुआ है, उसके लिए जो भूमि का अलोकेशन हुआ, तो क्या अगर न्यू दिल्ली राज्य का दर्जा अगर न्यू दिल्ली के पास होता तो इतना आसानी से उनको भूमि मिल जाता, नहीं। उसके लिए पहले क्या करना पड़ता, राज्य सरकार से, वहां पे जो भी राज्य सरकार चलती, जिसकी अभी जैसे अरविंद केजरीवाल की, लेकिन अरविंद केजरीवाल वो यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर है, यानी वो न्यू दिल्ली किसके अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है। तो उसमें बहुत ही जो पावर चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं, बहुत ही लिमिटेड पावर होते हैं। जैसे कि झारखंड सरकार के पास जो पावर है वो उतना पावर उनके पास नहीं होता। तो अगर राज्य का दर्जा न्यू दिल्ली के पास होता तो घर बनाने के लिए, सॉरी, संसद बनाने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर को पहले लेटर लिखना पड़ता,
चीफ मिनिस्टर को अरविंद केजरीवाल से, फिर उनसे मीटिंग होती तब जाकर, तो अब बताइए क्या शोभा दिया जाएगा कि भारत का प्राइम मिनिस्टर लेटर लिख रहे हैं कुछ भी काम अपना करवाने के लिए। इसीलिए न्यू दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का ही दर्जा दिया जाता है। एक तो ये भी रीजन है, दूसरा रीजन ये भी है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो, क्योंकि भारत की राजधानी है भाई, तो एक पुख्ता सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अदर जितने भी कंट्री है, चाहे कोई भी ट्रेड से रिलेटेड अगर मीटिंग होनी है या कोई भी सम्मेलन सबमिट होना है, तो खास करके अगर न्यू दिल्ली में होगी तो सुरक्षा एक अच्छा होना चाहिए। तो वहां पे जो भी फोर्सेस होंगे, तो वो फोर्सेस कौन होगी, जो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त हुए, यानी कि भारत सरकार जो बहाली निकालती है एसएससी की, जहां से जीडी का चयन होता है, सीपीओ की वैकेंसी आती है, या फिर आरपीएफ की, तो केंद्र सरकार जो फोर्स का नियुक्ति करवाती है, जिसको केंद्र सरकार ही सैलरी देती है, ना कि राज्य सरकार। जैसे कि झारखंड पुलिस है, बिहार पुलिस है, तो उनको सैलरी कौन दे रही है, राज्य सरकार, और जो भी राज्य सरकार है बिहार की या झारखंड की, वो उनको सैलरी देते हैं। लेकिन वहां पे जो दिल्ली में कार्यरत है दिल्ली पुलिस या सीपीओ से जो भी चयनित होते हैं, तो इनको सैलरी कौन देती है, केंद्र सरकार देती है। क्लियर है भाई? ये सब चीजें आपको समझ में आ रहा है यूनियन टेरिटरी और राज्य के बीच में डिफरेंस को। तो दो रीजन है न्यू दिल्ली को केंद्र शासित बनाने का कारण। एक तो मैंने बताया कि कोई भी चीजें प्राइम मिनिस्टर को अगर करना होगा केंद्र सरकार को, वो आराम से कर सकती है, और दूसरी एक सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अभी बातें सुनी है, जो आर्टिकल 370 हटा दी गई है। देखिए, अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जब आप बात करते हैं, इनको स्टेट का दर्जा प्राप्त था, इनको क्या किया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। कब बनाया गया, 2019 में। क्या बात बोला गया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपने देखा कि जो भी वहां पे पाकिस्तान से जो भी पत्थरबाजी वगैरह जो भी हो रही थी, तो इस दृष्टिकोण से हम क्या किए, इसको केंद्र शासित का दर्जा दिए, आर्टिकल 370 को हटा करके। लेकिन भारत एक संघात्मक देश है, जहां पे राज्य के पास अपना एक अलग सूची है, एक विषय है, जहां पे उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है। अब ये जो ये जो आप जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पास अपना विधानसभा था, जहां पे आपके एक अपने चीफ मिनिस्टर थे, उसके अपने पूरे डिपार्टमेंट है, उसके एमएलए हैं। तो अब मतलब कि कैसा संघात्मक देश है फिर यहाँ पे। अभी ये बात ऐसा नहीं कि ये सभी चीजें अभी आपके कोर्ट में भी सब कुछ चल रहा है, कि अगर केंद्र सरकार से ये भी पूछा जा रहा है कि जो संघात्मक जो नीतियां हैं, आप उसके अकॉर्डिंग कैसे आप जो ये तो भाई पूरा का पूरा पावर जम्मू कश्मीर के सरकार के ऊपर था, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सूची पे केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। देखिए, 3 सूची मैंने आपको बताया है, एक समवर्ती सूची, एक केंद्र सूची और एक राज्य सूची। तो ये राज्य सूची का मामला में केंद्र सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकते थे, तो ये सब मामला भी चल रहे हैं। लेकिन खैर ये सब चीज़ें अलग हो जाएगी इस एग्जाम हमारे सब्जेक्ट से। तो हम लोग बात कर रहे थे यूनियन टेरिटरीज की। तो यूनियन टेरिटरीज में एक आपका न्यू दिल्ली है, जिसकी राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली ही है। अब याद रखना है 8 यूनियन टेरिटरीज में ये 3 यूनियन टेरिटरीज का नाम याद रखना है जहां पर विधानसभा है। विधानसभा है, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, चीफ मिनिस्टर भी होंगे। क्लियर है भाई? वहां पे क्या होंगे, आपके चीफ मिनिस्टर होंगे और एमएलए भी होंगे। तो कौन कौन से 3 यूनियन टेरिटरी है, एक आपका न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है, एक आपका न्यू दिल्ली है जहां पे विधानसभा है, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर है, और एक आपका पुदुचेरी है जहां पे एमएलए होंगे और चीफ मिनिस्टर भी होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा पावर इनके पास नहीं होता, क्योंकि ये तो यूनियन टेरिटरीज है ना, केंद्र का ही शासन यहाँ पे चलेगा, कुछ अधिकार इनके पास होते हैं। बाकी रेस्ट जो 5 यूनियन टेरिटरी बच गए हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है राज्यपाल के पास होते हैं। यहाँ भी राज्यपाल है, पूरा कंट्रोल राज्यपाल का ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर आपका विधानसभा भी है। अब दूसरा रीजन ये भी है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है, जैसे कि दादर नागर हवेली आप देखे, ठीक है ना, दमन एंड दीव, ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज है। इनको 2020 में क्या कर दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इनका कैपिटल दमन रखा गया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा दादर नागर हवेली और दमन दीव का कैपिटल दमन है। अब एक इसका पीछे रीजन ये था कि छोटे छोटे क्षेत्र हैं, अब यहाँ पर अलग खर्चा भी देखना होगा। अगर यहाँ पे विधानसभा होंगे तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होंगे, वहाँ एमएलए, उनको सैलरी देना, उनके अलाउंसेस देना, सारी फैसिलिटीज देना, तो खर्च है केंद्र सरकार की। दूसरी बात, या फिर भारत में खर्च होंगे, भारत की पैसा है यानी जनता की खर्च होगी पैसा की। दूसरा, अब इनको यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाया गया, एक तो छोटा सा क्षेत्र है ये। दूसरा, यहाँ पे सबसे पहले जो पुर्तगाली 1498 में भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी ट्रेड करने के लिए, तो बहुत सारे पुर्तगाली भारत जब आजाद हुए तो वो पुर्तगाल में ही रह गए। तो पुर्तगाली की संस्कृति यहाँ पर काफी अच्छी तरह से अभी भी आपको देखने को मिलती है, तो वो संस्कृति बना रहे। एज ए टूरिज्म सरकार क्या करेगी, वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करके वहां पे क्या कर सकती है, एक रोजगार भी उत्पन्न कर सकती है, साथ के साथ अर्निंग भी कर सकती है। बहुत सारे देश के लोग आएंगे,
दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, पुर्तगाली की संस्कृति देखने के लिए या भारतीय लोग ही जाएंगे तो क्या यहाँ से क्या होगी भाई, अर्निंग ही होगी, रोजगार ही उत्पन्न होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूनियन टेरिटरी से घोषित किया गया। पुदुचेरी, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। यहाँ भी फ्रांसीसी की जो है संस्कृति है, यानी कि जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करने के आए थी, बहुत सारे फ्रांसीसी क्या हुए, भारत में ही रह गए आजाद होने के बाद भी, तो उनकी संस्कृति यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर सीएम होंगे आपको पुदुचेरी में, यानी कि यहाँ पर आपको विधानसभा मिलेगा, एक आपको दिल्ली में मिलेगा और तीसरा आपको कहाँ मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा। ये रहा आपका जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, आपका श्रीनगर है। ठीक है भाई। अगला आपका लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 2019 में आपको जम्मू एंड कश्मीर को भी बनाया गया। यहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर है, यहाँ पे विधानसभा। तो तीन आपको याद रखना, ये सवाल पूछता है कि कौन से यूनियन टेरिटरी में विधानसभा, तीन है, एक आपका जम्मू कश्मीर, एक आपका पुदुचेरी और एक न्यू दिल्ली। अब इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कल मैंने बताया था इसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये सब अंडमान निकोबार बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद एक आपका लक्षद्वीप है। द्वीप के बारे में मैंने बताया था कि वह क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ उसे हम द्वीप कहेंगे, और ये आपका लक्षद्वीप है जिसकी राजधानी कावरवती है, और ये आपका प्रवाल भित्ति से निर्मित ये आपका लक्षद्वीप जो आपका द्वीप है। और मैंने प्रायद्वीप के बारे में बताया था जो तीन और पानी से घिरा हुआ है, खाड़ी के बारे में बताया था, तीन और क्या होगा, भूमि लैंड से घिरा हुआ होगा। अब एक बात याद रखिएगा चंडीगढ़ के बारे में। देखिए चंडीगढ़ जो आपकी राजधानी, चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है जिसकी राजधानी अभी आपको मैंने बताया चंडीगढ़, दो ऐसे राज्य हैं जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, एक आपका पंजाब और एक आपका हरियाणा जिसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। अब देखिए पंजाब का चीफ मिनिस्टर और हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कहाँ बैठेगा, चंडीगढ़ में ही बैठेगा, क्योंकि अब चंडीगढ़ का तो भाई ये क्या है, यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पर विधानसभा नहीं है, तो इसका कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, यहाँ पे कैसे कंट्रोल होगा, केंद्र शासित प्रदेश है तो राज्यपाल इसकी क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन पंजाब की और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, तो पंजाब का सीएम और हरियाणा का सीएम कहाँ बैठेगा, चंडीगढ़ में बैठेगा। क्लियर है भाई। चलिए ये पॉइंट क्लियर है, तो यूनियन टेरिटरीज का पॉइंट क्लियर हो गया। ये 8 यूनियन टेरिटरीज अगर आप मैप में देखना चाहते हैं तो मैप में आपको दिखला देता हूं। देखिए मैप में आपको सबसे पहले मैं दिल्ली दिखलाता हूं। देखिए यहां पर आपको जो दिखेगा ये रहा आपका दिल्ली, ये हो गया आपका दिल्ली, इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूं। चलिए ये रहा आपका दिल्ली। देखिए ध्यान से देखना, सारे यूनियन टेरिटरीज को भी मैप में देख लीजिए ताकि पूरा का पूरा चीज ही क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ये हो गया आपका दिल्ली, हो गया ये, एक मिनट भाई, ये आपका दिल्ली हो गया, ये हो गया आपका दिल्ली, ठीक है, ये हो गया आपका दिल्ली। ये है पंजाब, ये है आपका हरियाणा, ठीक है। पंजाब और हरियाणा इसकी राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ में है, और ये हो गया आपका चंडीगढ़, ये छोटा सा जो दिख रहा है ये हो गया आपका चंडीगढ़, ठीक है, ये हो गया आपका चंडीगढ़। क्लियर है, ये हो गया आपका दिल्ली। दो यूनियन टेरिटरी क्लियर हो गया। ये आप आपने पूरा देखा है अभी लद्दाख को, ये हो गया आपका तीसरा यूनियन टेरिटरी लद्दाख, और चौथा हो गया ये आपका जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है। यहाँ पे विधानसभा मिलेगा, बाकी अभी तक कहीं और नहीं मिलेगा। दूसरा मिलेगा पुदुचेरी में, और एक आपको कहाँ मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में, और एक आपको मिलेगा दिल्ली में। क्लियर है भाई। अब इसके बाद आइए, अब अपना जो अगला जो आपका यूनियन टेरिटरीज है, एक आपको मिलेगा दमन दीव। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको मैं कलर यूज करूँ ये वाली, ये देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है ये छोटा सा, ये हो गया आपका दादर नागर हवेली, ठीक है, ये हो गया आपका दादर नागर हवेली, और ये हो गया आपका दमन दीव, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया गया, 2020 में एक करके एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, और इसकी कैपिटल क्या रखा गया, दमन, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, दमन, अभी मैंने बताया। तो चलिए दादर नगर हवेली और दमन द्वीप आपने देख लिया, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका दमन द्वीप हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका दमन द्वीप, और ये हो गया आपका दादर नागर हवेली, ठीक है, दादर नागर हवेली, ये आपका एक यूनियन टेरिटरीज है। तो कितना हो गया, एक इधर यूनियन टेरिटरीज हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये आपका चौथा, ये पांच यूनियन टेरिटरीज क्लियर है। अब आइए लक्षद्वीप में, देखिए यहाँ ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप है, तो ये आपका क्या है, लक्षद्वीप हो गया, ये आपका छठा द्वीप यूनियन टेरिटरीज हो गया। सातवां ये रहा आपका अंडमान निकोबार, ये हो गया आपका अंडमान निकोबार, ये हो गया आपका सातवां, और एक आपका बच रहा है आठवें नंबर में कौन सा यूनियन टेरिटरी बच रहा है, पुदुचेरी। तो देखिए पुदुचेरी को अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपका पुदुचेरी। पुदुचेरी के कई सारे डिस्ट्रिक्ट आपके आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी आपको मिलेगा, केरल में भी मिलता है। खैर ये आपका पुदुचेरी होगा, तो ये हो गया आपका 8वां यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो पुदुचेरी आपने देख लिया है। अब आप यहाँ पे 8 के 8 यूनियन टेरिटरीज को फिर से पहचान करिएगा, ठीक है ना, ताकि चीज़ें समझ में आ पाए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिएगा ध्यान से, हमें बतलाइए दिल्ली कहाँ, तो ये हो गया आपका दिल्ली, ठीक है, ये हो गया आपका दिल्ली, ये हो गया आपका चंडीगढ़, ठीक है, ये हो गया आपका चंडीगढ़, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया दमन द्वीप, ये हो गया आपका दादर नागर हवेली। नेक्स्ट ये हो गया आपका लक्षद्वीप, ये हो गया अंडमान निकोबार, ठीक है। इसके बाद आपका ये हो गया आपका पुदुचेरी, ठीक है, ये हो गया आपका पुदुचेरी।
क्लियर हो गया सारे आपके आपके आठों के आठों यूनियन टेरिटरीज हो गया। एक दो, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, लद्दाख की राजधानी लेह हो गया, ये हो गया चंडीगढ़, ये हो गया आपका दिल्ली। चार, पांच लक्षद्वीप हो गया, ये हो गया आपका छः दमन दीव दादर नगर हवेली, सातवां पुदुचेरी, आठवां अंडमान निकोबार। ठीक है भाई। अब आपने पूर्वी राज्य को ध्यान से देख लिया। ध्यान से आप देखिएगा इसको, ध्यान से मैं आपको यहाँ पर ध्यान से मैं आपको याद करवा रहा हूँ, क्योंकि पूर्वी राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका सिक्किम था, ये जो उठा हुआ फिंगर था इस प्रकार से, ये हो गया आपका इस प्रकार से, ये आपका अरुणाचल प्रदेश ये आया इस प्रकार से, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का। ठीक है, ये आपका इधर आ गया। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका सिक्किम। ठीक है, और ये सिक्किम हो गया। उसी प्रकार से यहाँ से अगर आप चलेंगे, ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, इतना वाला पार्ट, तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये पूरा का पूरा ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये आपका नागालैंड हो गया। ठीक है, नागालैंड के बाद ये आपका मणिपुर हो गया। ठीक है, ये आपका मणिपुर हो गया। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये येलो कलर में कर दे रहा हूँ, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है यहाँ तक। ये आपका नागालैंड हो गया, पिंक कलर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका नागालैंड हो गया, और ग्रीन कलर से ये आपका मणिपुर हो गया। ठीक है, इसके बाद ये तीन आपका राज्य, एक अपना सिक्किम भी आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, इसको मैं ब्लैक कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया आपका सिक्किम। ठीक है, ये हो गया आपका सिक्किम। सिक्किम ये हो गया आपका सिक्किम, ये हो गया आपका सिक्किम, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका नागालैंड, ये हो गया आपका मणिपुर। मणिपुर के बाद फिर ये आपका देखिए, ये हो गया आपका मिजोरम, और ये हो गया आपका त्रिपुरा। ठीक है, ये हो गया आपका त्रिपुरा। अब क्या बच रहा है आपका, एक बच रहा असम, तो ये हो गया आपका असम, ये हो गया आपका असम, और ये जो हो गया आप देख रहे छोटा सा, ये हो गया आपका मिजोरम। ठीक है, ये हो गया आपका मिजोरम। तो देखिए ध्यान से देखना, ये हो गया आपका मिजोरम, और ये आप जो देख रहे हैं ये हो गया आपका असम। ठीक है, ये पूरा हो गया आपका असम, ये हो गया आपका त्रिपुरा, ये हो गया मणिपुर। तो सारे आप स्टेट देख लिए इधर का, पूर्वी स्टेट का। देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्वी स्टेट, क्योंकि जब आप पड़ोसी देश पढ़ेंगे तो वो आपको याद ही नहीं हो पाता। मैं फिर से यहाँ बना रहा हूँ सारे पड़ोसी देश को, सारे पूर्वी स्टेट को ध्यान से देखना। ये हो गया आपका सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका मिजोरम, ये हो गया आपका त्रिपुरा, इधर से आ गया। ये हो गया आपका क्या, सिक्किम। ठीक है, अब यहाँ से आएंगे, ये आपका आ गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका नागालैंड, और ये हो गया आपका मणिपुर, ये हो गया आपका मिजोरम। उसके बाद यहाँ से आएगा, ये हो गया आपका असम, और ये वाला पार्ट हो गया आपका क्या, आपका ये आपका क्या हो जाएगा, मेघालय, और ये वाला पार्ट हो गया आपका त्रिपुरा। क्लियर हो गया सारे के सारे पूर्वी स्टेट भी के लिए। ठीक है भाई, तो अब आपका बचता है पड़ोसी देश पढ़ना। 28 राज्य क्लियर हो गया, 8 यूनियन टेरिटरीज भी क्लियर हो गया, मैप का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब चलिए पड़ोसी राज्य को स्टार्ट नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर से क्लास। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नेबरिंग कंट्री को। ठीक है ना, सारा नेबरिंग कंट्री देखेंगे, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं हल्का सा डिस्कशन कर दे रहा हूँ, सारे नेबरिंग कंट्री को मैं दिखला दूँ आपको। यहाँ पे अगर वो फिगर मिल जाए फिर से मैप, भाई वो मैप अगर मिल जाए तो ठीक है, वो मैप नहीं मिलेगा क्योंकि वो मैप अच्छा था इसीलिए नहीं मिलेगा। कोई नहीं, चलिए आते हैं एक बार फिर से, मैं आपको सारा एक बार कंट्री दिखला देता हूँ। ठीक है ना, एक बार कंट्री सारा आप देख लीजिएगा, भारत के जितने पड़ोसी देश है। देखिए यहाँ आपको पाकिस्तान दिख रहा है, देखिएगा ये हो गया आपका पाकिस्तान। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पाकिस्तान, ये रहा आपका पाकिस्तान। ठीक है ना, ये हो गया आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान को देखिए कहाँ, ये हो गया आपका पाक हो गया, यानी कि पाकिस्तान हो गया। क्लियर है भाई, यानी कि पाक का आप बाउंड्री देखिएगा तो देखिए यहाँ से आप जो बनाए हैं इसको इस प्रकार से ध्यान देखिए, ये हो गया आपका पाकिस्तान। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका पाकिस्तान है। तो ये आपने देख लिया, क्या पाकिस्तान को आपने देख लिया, ये हो गया आपका पाकिस्तान। ठीक है, और जस्ट इधर से आप देखिएगा तो ये हो गया आपका अफगानिस्तान। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं एक कलर अलग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ ये वाला, ध्यान से अब आपको देखना है भाई, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से एकदम। अब ये मैंने आपको बतलाया क्या है, ये आपका पाकिस्तान हो गया और ये आपका अफगानिस्तान हो गया। अब पाकिस्तान को आप देखिए, भारत का कौन कौन सा राज्य पाकिस्तान को छू रहा है, तो एक तो ये आपका इधर हो गया, यानी कि ये गुजरात हो गया, इसके बाद ये आपका एक छू रहा है, ये आपका राजस्थान हो गया, एंड देन ये आपका पंजाब हो गया। ठीक है, ये क्या है, आपके राज्य हैं, लेकिन ये आपका जो जम्मू कश्मीर जो छू रहा है यहाँ तक, ये आपका क्या एक यूनियन टेरिटरीज है, और ये आपका ये पूरा क्या है, ये आपका लद्दाख है। ठीक है ना, लद्दाख का जो आप देख रहे हैं बाउंड्री छू रहा है यहाँ से, ये छू रहा है ना भाई, लद्दाख को भी छू रहा है ना, ये बाउंड्री देखिए, तो लद्दाख का ये कहाँ पीओके का छू रहा है। और इसके बाद आपसे तो क्लियर हो गया, पाकिस्तान को छूने वाले भारत का कौन कौन से राज्य हैं, आप हमें बतलाइए, इसको हटाते हैं अब।
पाकिस्तान को कौन कौन सा राज्य छू रहा आप हमें बतलाइएगा। तो सबसे पहले आप बताइएगा गुजरात जो है यहाँ पे छू रहा पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान का बाउंड्री हो गया ये, ठीक है ना, ये पाकिस्तान का बाउंड्री ये हो गया आपका पूरा, यहाँ से चला है पाकिस्तान, ये रहा आपका पाकिस्तान यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान को कौन कौन छू रहा है, ये गुजरात का बाउंड्री यहाँ छुआ है, उसका दिया राजस्थान छुआ है, उसका दिया पंजाब छुआ, 3 राज्य हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। चौथा जम्मू कश्मीर नहीं है, ये आपका यूनियन टेरिटरीज है, और ये आपका लद्दाख का भी ये वाला इतना सेक्टर छू रहा है, तो ये लद्दाख का, यानी कि पाकिस्तान को भारत के 3 राज्य ने अपना बॉर्डर को शेयर किया है और 2 यूनियन टेरिटरी को शेयर किया। 2 में एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर। लद्दाख का कौन सा क्षेत्र, पीओके, जहां पर किसने ऑक्युपाई कर रखा है, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है। अब आइए अफगानिस्तान के बारे में देखते हैं। देखिएगा अफगानिस्तान का, देखिए अफगानिस्तान को जब देखिएगा तो ये रहा अफगानिस्तान का बॉर्डर, ये यानी यहाँ तक है, इधर तो आपका ये पाकिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान, ठीक है, ये हो गया अफगानिस्तान। तो देखिए इतना जो है ये वाला बॉर्डर जो है भारत को छू रहा है, यानी लद्दाख का। हालांकि ये एरिया अभी पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये वाला आप देख सकते हैं केवल एक यूनियन टेरिटरी अफगानिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब देखिए ये बॉर्डर का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये नाम याद रखना है। तो इंडिया पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये जो इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, इसको हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना, इसे हम क्या का नाम देते हैं, रेड क्लिफ रेखा। ये रेड क्लिफ रेखा 1947 में खींची गई थी, निर्धारण किया गया था। 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब अपनी सीमा को शेयर करती है, और 2 यूटी, एक जम्मू कश्मीर और एक आपका लद्दाख। दूसरा अफगानिस्तान के साथ ये जो आप रेखा देख रहे हैं ये वाला, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंडिया अफगानिस्तान के बीच का, इसका नाम है दुरंड रेखा, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, दुरंड रेखा। तो अफगानिस्तान के साथ केवल एक यूनियन टेरिटरी अपनी बॉर्डर को शेयर करती है, जिसका नाम है लद्दाख, और लद्दाख का भी कौन सा क्षेत्र, पीओके। ये दुरंड रेखा कब खींचा गया था, 1896 में खींचा गया था। क्लियर है। तो देखिए 2 आपका कंट्री क्लियर हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगले कंट्री को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, एंड देन फिर इसमें आपका मन भी नहीं बनेगा, ज़्यादा लंबा क्लास 1-1 घंटा ही सफिशिएंट है। आई थिंक 1 घंटे का क्लास हो भी रखा है। तो चलिए ये पार्ट तो क्लियर हो गया ना भाई, यहाँ तक चीज़ें सब कुछ समझ में आ रही है, अच्छे से बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए अब कल हम लोग आगे देखेंगे भारत का जो पड़ोसी देश है। देखिए नोट्स में पूरा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए इंडिया पाकिस्तान का आपने जो चीज़ें खत्म कर लिया पहले वो देख लीजिए। इंडिया पाकिस्तान का आपने क्या क्या पॉइंट खत्म किया। देखिए इंडिया पाकिस्तान के मैंने बताया था कि 1947 में रेड क्लिफ रेखा है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा, रेड क्लिफ रेखा है। कब खींचा गया तो 1947 में। कौन कौन से राज्य है भारत के, 3 राज्य गुजरात, राजस्थान और पंजाब मैंने दिखाया है, और 2 यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अच्छा एक पॉइंट और बताना भूल गया कि 3 राज्य में सबसे ज़्यादा बड़ा बाउंड्री जो पाकिस्तान को छूता है वो कौन है, राजस्थान राज्य का। तो इसको आप मैप में भी देख लीजिएगा। देखिएगा जब आप मैप को देखिएगा तो देखिए 3 राज्य मैंने आपको बताया, एक तो आपका गुजरात था और एक राजस्थान। तो देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा बॉर्डर जो है पाकिस्तान को छूने वाला ये राजस्थान का ही। ये भी आपका सवाल बनता है, ये आपका गुजरात का इतना सा ही है और पंजाब का इतना। सबसे ज़्यादा बड़ा लंबा सीमा बना रही है वो कौन है, तो राजस्थान ही बना रही है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इंडिया अफगानिस्तान का देखिए तो 1896 में मैंने बताया कि दुरंड रेखा खींचा गया इंडिया अफगानिस्तान के बीच। सबसे छोटी सीमा है जो भारत के साथ बनाती है, मैंने भी ये भी दिखाया। और लद्दाख को छूती है वह एरिया कहाँ है, पीओके का। बाकी आगे देखेंगे कितने कंट्री छूती है, किसकी सीमा अधिक है, ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। तो ठीक है कल आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और जल्द सीमा अभी 2 क्लास और लगेगा इस चैप्टर को, क्योंकि अच्छे से इस चैप्टर को खत्म करना है। ठीक है भाई, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए।